अच्छा, सब लोग जरा ज्वाइन करना है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि हम क्या करेंगे यहाँ पे, फिलहाल हम ऐसा करते हैं कि हम फाइल को दोनों चीज़ें देखते हैं कि सीडीएन कैसे कॉपी करते हैं वहाँ से, और फाइल्स को किस तरह से डाउनलोड करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो सीडीएन का सुन लें। सीडीएन बेसिकली होता क्या है? सीडीएन इज बेसिकली अ कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ठीक है, ये बेसिकली एक नेटवर्क होता है। अब आप लोग ये मत समझो कि बेसिकली असल में ये नेटवर्क होता है। नेटवर्क होता है, बट हमें ये नेटवर्क नज़र नहीं आ रहा होता, हमें तो सिर्फ एक लिंक नज़र आता है। ठीक है, उस लिंक की सूरत में बेसिकली एक पूरा नेटवर्क होता है। जिसमें आप करते क्या हैं, आप करते ही हैं कि भाई अगर तो फाइल्स आपके पास हैं, यानी अगर तो आपको लगता है कि आपका प्रोजेक्ट काफ़ी हैवी हो जाएगा अगर आप फाइल्स एंगुलर जेएस की डाउनलोड करके उनको यूज़ करोगे। अव्वल तो एक ही फाइल होती है, कोई खास बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होता, लेकिन हम छोटी छोटी एक एक केबीज, एक एक एमबीज के पास, एक एक एमबी का ना हम डिफरेंस निकाल रहे होते हैं कि यार अगर एक एमबी भी हमारी वेबसाइट की बढ़ गई, ठीक है, तो हमें प्रॉब्लम होगी, वेबसाइट का लोडिंग टाइम बढ़ेगा। कि कम से कम उसका वेट होना चाहिए हमारे प्रोजेक्ट का, कम से कम उसको साइज होना चाहिए। ठीक है, अगर आप ये सोच के काम कर रहे हैं तो फिर वेल डन, आप सीडीएन से काम करें। सीडीएन का मतलब क्या है? एक लिंक आपको मिल जाता है, वो लिंक आप अपने पास यहाँ पे कहीं भी यूज़ करने, वो ऑनलाइन होता है। सही है, वो लिंक आप डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं आप फाइल यूज़ करें, तो फाइल का भी हम बताते हैं। अब सीडीएन करता क्या है? सीडीएन वो तमाम जो फंक्शंस, जो प्रॉपर्टीज इस जो हम फाइल लिंक करेंगे उनमें होती हैं, सीडीएन के पास भी वही तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन क्या होता है, उसका एक वर्जन ऑनलाइन सर्वर पे पड़ा हुआ होता है, और सीडीएन क्या करता है, आपकी फाइल को उस लिंक के थ्रू उस ऑनलाइन सर्वर से कनेक्ट करके और आपको वो सारी फंक्शनैलिटीज, वो सारे फंक्शन यहाँ पर ला के दे रहा होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम अब हमें चाहिए, लेट से मैं तलाश कर रहा हूँ, मैं एज अ स्टूडेंट आप लोगों की तरह बिल्कुल बिल्कुल कॉमन, तो मैं लेट से तलाश कर रहा हूँ यार मुझे एंगुलर जेएस की फाइल्स चाहिए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने किया गूगल एंगुलर जेएस। अच्छा, ज़बरदस्त। सबसे पहले ही मुझे क्या मिला, ये देखो, ये लिखा हुआ है angularjs.org। मैं समझ गया। मैंने कहा भाई इसका मतलब है ये ऑफिशियल वेबसाइट होगी एंगुलर जेएस की। मैंने भी न्यू टैब के ऊपर खोली, कहीं मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है, मुझे पता है हालांकि, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए जैसे मैं एज स्टूडेंट बात करूँ, मुझे नई न्यू एंगुलर नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे ये चाहिए, एंगुलर जेएस डाउनलोड करनी है मुझे, एंगुलर नहीं डाउनलोड करनी। एंगुलर और एंगुलर जेएस में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, हम एंगुलर यूज़ करेंगे, एंगुलर जेएस यूज़ करेंगे, सॉरी। अब वर्जन मुझे कौन सा यहाँ पे मिल रहा है, 1.2 लेगेसी या 1.3। मैं अगर कहूँ तो ये मुझे लेटेस्ट मिल रहा है, बेसिकली 1.8 या 1.3। ठीक है, मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं बिल्कुल 1.8 यूज़ करूँगा। ठीक है, अब आपको अनकम्प्रेस चाहिए या कंप्रेस चाहिए या मिनिफाइड चाहिए, मैं लिखूंगा अनकम्प्रेस। मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि भाई अनकम्प्रेस का मतलब क्या होता है और कंप्रेस का मतलब क्या होता है। हमने वो मिनिफिकेशन वाला टॉपिक किया था जिसमें मैंने बात की थी कि भाई एक नॉन कंप्रेस की एक सिंपल फाइल में क्या होता है, सब कुछ फिर भी आपको समझ में आ रहा होता है, लेकिन एक कंप्रेस्ड फाइल या मिनिफाइड फाइल क्या होती है, जिसके अंदर बहुत सब कुछ बहुत करीब करीब, बहुत ज़्यादा स्पेसेस कम करके लिखा हुआ होता है। तो मैंने इसको अनकम्प्रेस पे कर दिया। ठीक है, सीडीएन, अगर आपको सीडीएन चाहिए तो आप यहाँ से ये कॉपी के बटन पे क्लिक करें। ठीक है, ये आपको बता देगा ये सीडीएन क्यों और ये वो, तो यहाँ पे आपको ये सारा सीडीएन मिल जाएगा। ठीक है, ये देखो, ये सीडीएन कॉपी करें अगर आपको सीडीएन चाहिए, तो ये सीडीएन मैंने यहाँ पे रखा, ये सीडीएन आ गया। बस स्क्रिप्ट के टैग में या लिंक के टैग में कहीं भी आप रखो और ये काम आपका बन जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे सीडीएन नहीं चाहिए, मैं तो फाइल डाउनलोड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने बस क्या कर देना है, डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर देना है। अब एक पेज खुलेगा, इसके ऊपर मुझे क्या नज़र आ रही है, अजीब सा कोड लिखा हुआ है ब्लैक कलर से। मैं कंट्रोल एस प्रेस करूँगा और फिलहाल मैं कहाँ सेव करूँगा इसे, अपने वो लेसन वाले फोल्डर के अंदर। तो लेसन वन वाले फोल्डर में जाएंगे, आप लोगों का वैसे ही लेसन वन में। अब यहाँ पे मैं एक जावास्क्रिप्ट का फोल्डर भी बनाऊंगा, आप लोगों को पता है, जेएस। ठीक है, वीडियो बना रहा हूँ मैं, याद रहेगा। अब आप लोग इससे देख सकते हैं, इसे मैंने सेव करना है जेएस के फोल्डर में। ये देखो,
lesson 1 और lesson 1 के अंदर जावास्क्रिप्ट का फोल्डर। यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली इसका नाम पहले से एंगुलर है, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा, angular.js के नाम से ही फाइल सेव होगी वहाँ पे। ये देखो, यहाँ देखो छोटा सा यहाँ पे लिखा हुआ है angular.js लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक मिनट, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये एंगुलर की फाइल भी मिल गई। चलो ठीक है, ये काम भी हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको लिंक करना है अपनी HTML की फाइल से, ठीक है। जावास्क्रिप्ट की फाइल तो मुझे पता है कैसे लिंक करते हैं सर, बहुत आसान है, बच्चों वाला काम है। कैसे भाई, स्क्रिप्ट ब्राउज कर ले, ठीक है। सर हमसे क्या कह रहे हैं आप, तो बचपन से कह रहे हैं जावास्क्रिप्ट, और ये हमने लिंक कर दी, बस खत्म। अब आप लिंक यूज करना चाहते हैं तो करें, नहीं यूज करना चाहते तो नहीं करें। अगर मेरा देखो, लेकिन CDN यूज करने का एक नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है? नुकसान ये होता है कि हमें अगर इंटरनेट नहीं चल रहा होता ना, तो फिर जावास्क्रिप्ट की सर्विसेज नहीं मिलती। CDN यूज करें, मोस्ट वेलकम, लेकिन कब यूज करें? CDN तब यूज करें जब आप अपनी वेबसाइट को सर्वर पे लाइव करें। यानी आप ये सोचें कि यार मैं अपनी वेबसाइट को अपलोड करूंगा किसी वेबसाइट, किसी होस्टिंग वेबसाइट पे। जैसे आमतौर पर हम 000 वेब होस्ट यूज करते हैं इस काम के लिए। तो आप जब यूज करें जब आपको लगता है कि आप मैं 000 वेब होस्ट के ऊपर अपनी वेबसाइट को अपलोड करूंगा, तो फिर उस टाइम पे आप क्या करें, बेसिकली उस टाइम पे आप क्या यूज करें, आप CDN यूज करें। लेकिन आमतौर पे जब आपको लगता है कि भाई कल बारिश हो गई, अब इंटरनेट ही नहीं चल रहा और मुझे प्रैक्टिस करनी है, सर ने कहा था टास्क बनाना है, अब मुझे प्रैक्टिस करनी है, मैं कैसे टास्क परफॉर्म करूंगा या करूंगी, तो आप क्या करेंगे, आपकी ये लिंक, ये वाली जो फाइल है नहीं आपके काम आएगी, क्योंकि ये फाइल आपके कंप्यूटर में पड़ी हुई है। जावास्क्रिप्ट के जो भी फंक्शन होंगे, जो एंगुलर जेएस के हम छोटे छोटे फंक्शन यहाँ पे यूज करेंगे अभी आगे, तो आप वो देखेंगे वो कैसे यूज करेंगे। वो फाइल तो आपको एंगुलर जेएस की चाहिए ना उसके लिए। अगर इंटरनेट नहीं चल रहा तो क्या करेंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए हम ये फाइल डाउनलोड करके रखेंगे और इससे ही यूज करेंगे। इतनी जो बातें की उनमें से कोई प्रॉब्लम अभी तक? देखो, ज्यादा बेहतर तरीका ये है कि लोगों की अप्रोच ही होती है, जो डेवलपर्स होते हैं ना उनकी बेसिकली अच्छी अप्रोच होती है। अप्रोच ही होती है कि भाई अभी जो मैं वेबसाइट यूज कर रहा हूँ ये मेरे कंप्यूटर पे चल रही है। ऐसा हो सकता है क्योंकि मैं कोडर हूँ, मैं गूगल से और किसी इधर उधर की वेबसाइट से नहीं काम करता, मैं छापता नहीं हूँ इधर उधर से, ठीक है। मैं मतलब तुम लोगों की भी बात कर रहा हूँ, हम एक नॉर्मल वेब डिजाइनर की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैं एज अ वेब डिज़ाइनर ना मैं कहीं से कोड छापता हूँ, मैं खुद से काम कर रहा हूँ, कोड कर रहा हूँ, मैंने वेबसाइट डिज़ाइन कर ली, अब मैं उसके अंदर एंगुलर जेएस को अप्लाई कर रहा हूँ, कर ली बहुत सारी हो गई, ठीक है। मिसाल है CDN, कल बारिश हुई घर के पास मेरे, ठीक है, और इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई कि इंटरनेट चला गया, ठीक है। अब तुम्हें तो पता है ना हमारे यहाँ कैसे इंटरनेट, ये यहाँ पे थोड़ा सा बारिश के पानी बस अभी ज़मीन पे आया और इंटरनेट लाइट सब गायब, ठीक है। तो लेट से बारिश हुई बहुत ज़बरदस्त और पता चला 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए इंटरनेट बंद हो गया, और भाई मुझे आज क्लाइंट को वेबसाइट डिलीवर करनी है, वो आएगा घर पे मुझसे, लेट से वो मेरे पास मेरे ऑफिस आएगा, USB में ले लेगा, किसी भी तरह से वो ले लेगा वेबसाइट, ठीक है। मुझे अपने क्लाइंट को या किसी को टीचर को देनी है वेबसाइट, मुझे एपटेक जाना है, सर को वेबसाइट सबमिट करनी है, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, इंटरनेट तुम्हारे पास है नहीं, एपटेक जाओगे तो वहाँ पे मैं लेट से मैं कहूँगा कि यार यहाँ पे भी आप इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि मैंने तो आपको टास्क दिया था, आपको घर से करके आना चाहिए था, ठीक है। तुम क्या करोगे, क्योंकि इंटरनेट नहीं चल रहा। और CDN फाइल्स को कहाँ से उठा के लाता है, फाइल का लिंक होता है ना बेसिकली, वो भी उस लिंक में से कहाँ से ऑप्शन आ रहे होते हैं, इंटरनेट में सर्वर होता है, उसमें इंटरनेट तुम्हारा चल नहीं रहा। तो अब यहाँ पर ये जो फाइल होगी ना एंगुलर जेएस की, ये बैठ के दूर से मुंह चढ़ाएगी, बोलेगी देखो तुमने मुझे यूज़ नहीं किया ना, अगर तुम मुझे यूज़ करते ना तो मेरे अंदर तो सारी प्रॉपर्टीज मौजूद है एंगुलर जेएस की, सारे फंक्शंस मुझ में मौजूद हैं, तो मुझे यूज़ करते, मैं तुम्हारे सारे फंक्शंस प्रोवाइड कर देती, ठीक है। तो यहाँ पे एंगुलर जेएस की फाइल हमें यूज़ करनी पड़ेगी, जैसे मैं अभी यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। फर्ज करो अभी इंटरनेट मेरा डिस्कनेक्ट हो जाए, ये इंटरनेट ये डिस्कनेक्ट हो जाए, ठीक है, तो क्या करूँगा मैं, प्रॉब्लम में आ जाऊँगा, ठीक है। मुझे CDN नहीं चल पाएगा, CDN नहीं चल पाएगा अगर मैं इंटरनेट बंद करूँगा, ठीक है। तो ये वजह है कि मैं लिंक यूज़ करता हूँ। लेकिन हाँ, जब मैं अपनी वेबसाइट को अपलोड करूँगा लाइव करने के लिए, यानी पब्लिक करने के लिए, सब यूजर्स से ब्राउजर से कॉल कर सकें, जब मैं ऐसे वेबसाइट को पब्लिक कर रहा हूँ तो उस टाइम पे मैं CDN लगा दूंगा और ये फाइल का लिंक हटा दूंगा,
मैं कॉपी करूंगा बस अपलोड करने से पहले पहले सारी जगह से मैं फाइल हटा दूंगा और सीडीएन्स को यूज़ कर दूंगा। तो फिर क्या होगा, ऑनलाइन तो है ही, एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे तो नेट उनके सर्वर्स पे तो इंटरनेट हर वक्त ही चल रहा होता है, ठीक है। तो वो फाइल्स ऑटोमेटिकली सीडीएन को सॉर्ट आउट, जो सीडीएन का जितना प्रॉब्लम होगा वो खुद ब खुद हल हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। सारी फंक्शनैलिटी सीडीएन के थ्रू कॉल हो जाएंगी, क्योंकि फिर वहाँ पे मुझे इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती। सर्वर पे तो इंटरनेट पहले से मौजूद ही होता है ना, वो एक दूसरे के थ्रू इंटरनेट से वो आपस में कनेक्शन बना ही लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं अभी फिलहाल सीडीएन यूज़ नहीं कर रहा। मैं आमतौर पे सीडीएन यूज़ करता हूँ जब मुझे ऑनलाइन काम करना होता है, मुझे प्रोजेक्ट सबमिट करने होते हैं, मैं चाहूँगा किसी पोस्टिंग वेबसाइट के ऊपर अपना प्रोजेक्ट अपलोड करूँ, तो मैं सीडीएन से यूज़ करता हूँ, ठीक है। बट अभी यहाँ मुझे पढ़ाना है, लेट से लाइट चली जाए मेरे घर की, इंटरनेट चला जाए, तो फिर मैं सीडीएन के थ्रू करूँगा, काम ही नहीं चलेगा। इसलिए तुम लोगों ने नोट नहीं किया कभी कि अगर इंटरनेट नहीं चल रहा तो सीडीएन काम नहीं करेगा ये वाला। खैर अभी तुम लोग की एक क्लास हुई है, ऐसा करना, मैंने सीडीएन पे अभी कॉल करना सिखाया था, आज घर पे ना ट्राई करना सीडीएन को, अगर सीडीएन ना चले तो मुझे बताना। और सीडीएन कॉपी करने के बाद जो मैं यहाँ फंक्शन अभी लिखूंगा ना, जो जो मैं काम करूंगा ये घर पे लिखना, ठीक है। और फिर ये चेक करना कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंटरनेट बंद करने के बाद ये फंक्शन चल ही नहीं रहे और बस ऐसे का ऐसे ही कोड ही लिखा हुआ आ रहा है ब्राउजर पे डायरेक्ट, ठीक है। ये मुझे चेक करके बताना। अच्छा, अब एंगुलर जेएस की एप्लीकेशन को ना स्टार्ट करना पड़ता है। मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, जरा उसको गौर से देखना। किसी को पता है ये क्या होता है? ये एन जी डैश ऐप और इक्वल्स टू, ये हमारी डबल कोटेशन जो यहाँ पे गिवन है, समवन नोट्स? क्यों यूज करते हैं, क्यों यूज करना पड़ता है? कोई तो वजह होगी ना भाई, मैं तो हर काम की मुझे तो वजह चाहिए होती है, वजह बताओ। मैं हर काम में बोलता हूँ क्यों, तो क्यों, मैं बताता हूँ। एनजी ऐप जो मैंने यहाँ पे यूज किया ना, ठीक है, अब सिर्फ हमूद के लिए नहीं, हमूद ने तो रिप्लाई किया, लेकिन जाहिर है आप सबके जहन में क्वेश्चन होगा कि सर क्यों यूज करते हैं जी, टाइम ज़ाया हो रहा है हमारा। तो भाई हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये एन जी ऐप क्या करता है, ये हमारी एप्लीकेशन को स्टार्ट करता है। एंगुलर जेएस के अंदर आपको एप्लीकेशन को स्टार्ट करना होता है। अब मैं इसकी मिसाल इस तरह से दे सकता हूँ कि मैं अभी एन जी ऐप यहाँ लिख रहा हूँ और मैं स्टेप बाय स्टेप काम करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। आप देखेंगे कि सर कोड बिल्कुल सही सही चल रहा है, एग्जीक्यूशन बिल्कुल सही सही हो रही है, ठीक है। और हम एकदम से एन जी ऐप को हटा देंगे बीच में से, ठीक है, मंजर से गायब कर देंगे, तो फिर आप देखना कि क्या होता है, ठीक है। मैंने एन जी ऐप लिखा, फाइल को मैंने जावास्क्रिप्ट की लिंक करवा दिया है, ठीक है, तो वहाँ पे भी अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यकीनन कुछ ऐसा होगा कि मुझे बॉडी में आके कुछ काम करना होगा। अच्छा, मैं जो कर रहा हूँ ना, मैं आपको बेसिकली स्टार्ट करके दिखा देता हूँ छोटा सा काम, कि हम किस तरह से फॉर्म्स को बाइंड करते हैं आमतौर पे, ठीक है। एंगुलर जेएस के अंदर ज़्यादातर हम डाटा की बाइंडिंग और उन सारी चीज़ों पे काम कर रहे होते हैं, तो किस तरह से फॉर्म्स वगैरह को बाइंड करते हैं वो ज़रा देखते हैं। तो मैंने लिखा है यहाँ पे इनपुट टाइप, और मैंने कहा टेक्स्ट, फिलहाल टेक्स्ट ही चाहिए मुझे, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इसको एक नेम भी दे दिया। ये टेक्स्ट नज़र आ रहा है ना सबको, बहुत छोटा फॉन्ट तो नहीं है, नेम दे दिया, ठीक है। और नेम मैंने इसको दे दिया जी टी एक्स टी, यानी इसका नाम होगा टी एक्स टी नेम, ठीक है। और बस। अच्छा, यहाँ पर अब मैं एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट दे रहा हूँ, एक, अब ये डायरेक्टिव होता है एन जी ऐप, ठीक है। मैं भी यहाँ पर एक एन जी मॉडल का डायरेक्टिव यूज करूंगा, एन जी मॉडल, ये होता है डायरेक्टिव, ये डायरेक्टिव कहलाता है। डायरेक्टिव्स क्या होते हैं? डायरेक्टिव ऐसी सर्विसेज होती हैं जो एंगुलर जेएस की प्री प्री डिफाइंड या प्री बिल्ड सर्विसेज होती हैं, ये आपको कुछ फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करती हैं। तुम्हें याद है वेरिएबल्स जावास्क्रिप्ट के, हम टेक्स्ट बॉक्स में से वैल्यू लेते थे, ठीक है, फिर वो किसी वेरिएबल में रखते थे, फिर वो किसी ना किसी तरह से जावास्क्रिप्ट में जाके अगर मैं कहूँ तो वो वैल्यूज एक साथ लिखी जाती थी या उनका कोई ना कोई हमें यूज किया करता था। लेकिन यहाँ पे एनजी मॉडल की वजह से वो वेरिएबल का लेना, वो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का फंक्शन यूज करना, फिर उसके अंदर वेरिएबल टेक्स्ट बॉक्स की आईडी के साथ उसका नाम लिखना, फिर फंक्शन बनाना कि दो चीज़ें एक साथ कैसे लिखी हुई हैं, कॉन्केटेनेशन करना, वो सब कुछ इसने हल कर दिया। मैं सिर्फ यहाँ पे एक नाम दूंगा और मैंने कहा लेट से कोई भी नेम दे दो, कुछ भी, ठीक है। मैंने कहा माई नेम, ठीक है, माई नेम वन, और मैं यहाँ पे एक और टेक्स्ट बॉक्स बनाऊंगा इसलिए माई नेम बन रखा है, और ये खत्म।
ठीक है। और यहाँ पे एक और टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने जो नेम्स है ना, मैं जो अपना नाम है, मेरे मेरे नाम में 3 आते हैं, सैयद, तकी, रिजवी। मैं चाह रहा हूँ मेरे 3 नाम मेरे ये तीनों जो स्टार्टिंग मिडिल और एंड का नाम है ना, वो एक साथ लिखा हुआ है। ठीक है। बड़ी बात कर रहा हूँ। एनजी मॉडल मुश्किल कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बहुत आसान बच्चों वाला काम है ये। ठीक है, आप लोगों के एक मरतबा हाथ पे सेट हो जाएगा, उसके बाद आप लोग इसे अहमियत भी नहीं दोगे इतनी, बस जल्दी जल्दी काम करके गुजारोगे यार, बस हाँ हाँ, बस बहुत आसान है। ठीक है, माई नेम टू। ठीक है, और फिलहाल मैं इसको एग्जैक्टली कॉपी कर रहा हूँ ताकि मैं सिर्फ माई नेम थ्री कर सकूँ यहाँ पर। ठीक है, फिर टू कर दूँ और ये टेक्स्ट की रहने दूँ। ठीक है, ऐसा होता है ना, आप कहीं लॉगिन करने जाते हो किसी वेबसाइट के ऊपर, तो आपसे पूछता है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम, इस तरह होता है ना। मैंने पहले फेसबुक पर ऐसा होता था, जब अकाउंट क्रिएट किया था ना मैंने, उस टाइम फेसबुक पे ऐसा होता था, फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम। तो जब मैंने अकाउंट बनाया था तो उस टाइम पे इसी तरह से बनते थे, अब तो खैर शायद चेंज हो गए होंगे। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे अपना ये नेम लिखना है। कैसे लिखूंगा भाई, ऐसे लिखूंगा, देखो पैराग्राफ का टैग, ज़ाहिर है जो टैग ओपन करेंगे वो क्लोज भी करेंगे साथ साथ। ठीक है, ये कहलाते हैं इसके रेगुलर एक्सप्रेशन। ये जो डबल कर्ली ब्रैकेट्स मैंने ओपन क्लोज किए ना, ये इसके रेगुलर एक्सप्रेशन कहलाते हैं। अब मैं इसके रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू, एंगुलर के रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ माई नेम वन, माई नेम टू, माई नेम थ्री। माई नेम वन, टू, थ्री। कंट्रोल एस F12। तो देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है, मेरे पास ये कोड ही आ रहा है पहले से, है ना। मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई नई चीज़ आ रही है या कुछ मेरे पास डिफरेंट है, बस अजीब से ये कोड लिखा हुआ आ रहा है। ऐसा क्यों है? चलो मैं कम करता हूँ इसे। अच्छा, एक ब्रैकेट की मिस्टेक होगी। ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये माई नेम वन ताकि फिलहाल। और yes, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में मैं अपना नाम लिख देता हूँ, तो सैयद लिखा हुआ आ गया। ठीक है। अच्छा भाई, मैं अब रिफ्रेश किया करूँगा। ठीक है, तो मैं सिर्फ इस टैब को रिफ्रेश करूँगा, ये रिफ्रेश किया तो सही हो गया। ठीक है, मैं सिर्फ इस टैब को रिफ्रेश करूँगा और बस। अच्छा, लेट्स से ठीक है। अच्छा, मैंने इसको टू कर दिया, और सॉरी, कंट्रोल एस। ये खराब हुआ, क्यों खराब हुआ? मुझे यहाँ पर इसको अलग से यूज़ करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर एक और काम करता हूँ, ये मैंने मिटाया, प्लस का साइन लगा दिया, कंट्रोल एस। ठीक है, पहले मैंने क्या किया, तीनों नेम्स को ऐसे ही लिख दिया, फिर मैंने क्या किया, तीनों नेम्स को मैंने लेट से गैप दे के लिख दिया, या मैंने वो जो सिंगल लाइन होती थी ना पैरेलल वाली, जो मॉड मॉड का साइन, या जो भी आप कह रहे हो सिंगल लाइन, मैंने वो यूज़ कर दिया। बट तब भी एरर आ रहा था, यानी एरर एरर क्या आ रहा था, एरर तो शो नहीं करता ये, कोई कंपाइलर तो है नहीं यहाँ पे, एरर शो नहीं करता, बट ये कोड को सही से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा था। लेकिन अभी देखो कोड एग्जीक्यूट हो गया है। ठीक है, और मेरे पास यहाँ पर जो है ना वो सही से होकर आ रहा है। मैंने क्या किया, माई नेम वन प्लस माई नेम टू। हुआ क्या, ये दोनों नाम प्लस तो हो नहीं सकते, यानी अगर मैं सैयद और तकी को मिलाऊंगा तो तीसरा चौथा नाम तो बनेगा नहीं, कोई नया नाम तो बनेगा नहीं। क्या होगा, ये दोनों एक साथ लिख कर आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या कर रहा हूँ मैं, प्लस कर रहा हूँ, और मुझे अपना लास्ट नेम भी यहाँ पे शो करना है, इसको थ्री कर दिया। ठीक है, कंट्रोल एस F5। देखो कोई एरर नहीं है, सैयद
ये देखो यहाँ पे मेरा पूरा नाम यहाँ पे शो हो गया या नहीं हुआ, शो हो गया। ठीक है, अब जाहिर है गैप क्यों नहीं है, गैप इसलिए नहीं है भाई क्योंकि अब मैंने ऐसा कोई ऐसा काम किया नहीं है, यानी मैंने कोई गैप दिया भी नहीं है। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशंस के अंदर ही चीज़ें आपस में एक साथ मिलके ही टेक्स्ट होता है, आपस में एक साथ ही लिखा हुआ आता है। इसने कोशिश की कि मेरे टेक्स्ट को ऐड करें, क्योंकि ये बट यहाँ पे मैंने यूज़ किया था इनपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक है, तो टेक्स्ट बॉक्स क्या कौन सा बना था, टेक्स्ट बॉक्स वो वाला बना था जिसके अंदर अगर नंबर्स भी आते ना तो ये उनको ऐड नहीं करता, ये उनको एक साथ करके लिख देता। ठीक है, मुझे इसके लिए इनपुट टाइप नंबर यूज़ करना होता है। इसने क्या किया, इसने अपनी जॉब की, इसने तीनों चीज़ों को एक साथ करके लिख दिया। ठीक है, अब लेट से मेरा दिमाग यहाँ पे चला, मैंने कहा यार मैंने तो बच्चों से अपने क्लास में बात की थी कि एन जी ऐप बहुत बुरा लग रहा है मुझे, ये पता नहीं क्यों लिखा है मैंने, इसे मैं कट कर देता हूँ ये। ठीक है, कंट्रोल एस, टैब चेंज करके मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि देखो अगर मैं क्या करूँगा, अगर मैं एन जी ऐप हटा दूंगा तो मेरी चलती हुई एप्लीकेशन बंद हो जाएगी। तो देखो अभी मेरी एप्लीकेशन एंगुलर जेएस की चल रही थी। ठीक है, इट वॉज वर्किंग ब्रिलियंटली, बिल्कुल फाइन काम कर रही थी वो। बट अभी क्या हुआ, मेरी चलती हुई एप्लीकेशन यहाँ पर बंद हो गई। सही है, अब ये एप्लीकेशन उस तरह से वर्क नहीं करेगी, ज़ाहिर है क्यों क्यों करेगी वर्क, मैंने इसको एन जी ऐप से स्टार्ट जो करता हूँ एप्लीकेशन को, वो वर्किंग ही रोक ली। अच्छा, अब तुम पूछो सर आप एच टी एम एल के टैग के अंदर ही क्यों लिख रहे हैं, एच टी एम एल के स्टार्टिंग टैग में क्यों लिख रहे हैं आप एन जी ऐप, आप कहीं और नहीं लिख सकते क्या। तो मैंने कहा भाई ऐसा करो आप, मैं कहता हूँ ना कि आप अपनी एप्लीकेशन के अपनी पूरी वेबसाइट की किसी डिव के अंदर भी अपनी एंगुलर जेएस की एक सेपरेट एप्लीकेशन बना सकते हो। ठीक है, यानी आप सिर्फ चाहोगे मेरी सिर्फ इस वाली एप्लीकेशन के इस वाली डिव के अंदर एंगुलर जेएस का काम हो, उसके अलावा नहीं हो। अगर आए हो तो कोड लिखा हुआ आ जाए, कोड चले ही ना। सही है, जैसे अभी अजीब सा आ रहा है ना कोड लिखा हुआ वहाँ पे, ऐसे ही उस वक्त लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, तो मैं आपसे कहूँगा यार आप ऐसा करो, एक छोटी सी बैच सी डिव बनाओ और then अब इसके अंदर इसके बाद हमें पता है कि हम मजीद डिव्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग में ये कर रहा हूँ, ये मैंने सेव की और अब देखना एरर कौन, ठीक है एरर चला गया, एरर एरर चला गया है। ठीक है, अच्छा अब एरर चला गया तो अब क्या होगा कि अब मेरी एप्लीकेशन कहाँ चल रही है, मेरी एप्लीकेशन का जो स्कोप है ना वो किस में होगा, वो इस डिव के अंदर होगा, ये जो डिव बनी है। अगर मैं इससे बाहर कोई कोड लिखूंगा एचटीएमएल का कुछ भी लिखता हूँ, लेट्स से मैं इस पूरी स्टेटमेंट को कॉपी करता हूँ और मैं ये स्टेटमेंट यहाँ लिख देता हूँ, मतलब मैं एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, कोई खास चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। तो देखना है क्या होगा, ऊपर तो एप्लीकेशन चल रही है, मैं लिखता हूँ अपना नाम लिखता हूँ, पता चल जाएगा। अच्छा एक छोटा सा बी आर लगा देते हैं ताकि हमें यहाँ पर एक नेक्स्ट लाइन मिल जाए। नाउ लेट्स सी, मैं अपना नेम लिखता हूँ, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे अपना नेम लिखा तो क्या हुआ, ब्राउजर के ऊपर मेरा नेम लिखा हुआ आ रहा है, बट उसके नीचे कोड ही लिखा हुआ आ रहा है, वो कोड सही नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि वो स्कोप से बाहर है। किसके स्कोप के बाहर है, वो एन जी एफ के स्कोप से बाहर है। एन जी एफ का स्कोप क्या है, एन जी एफ का स्कोप है ये। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछना आप लोग। हाँ जी, यहाँ हाँ, तीन तीन नाम लिखने की जरूरत नहीं है। बेसिकली हम होता ही है कुछ वेबसाइट्स के ऊपर, कुछ वेबसाइट्स के ऊपर क्या, फेसबुक की बात करते हैं। अब लेट से फेसबुक पे तुम अकाउंट बनाने जा रहे हो। ठीक है, मेरा नेम है ना सैयद तकी और रिजवी। ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है पूरा, तुम्हारा नेम क्या है पूरा, कंप्लीट नेम क्या है तुम्हारा, बस टोटल महमूद है। यहाँ पे कोई है जिसके थ्री इस तरह से, जैसे मेरा नाम है मिड फर्स्ट मिडिल और लास्ट, किसी का ऐसा नाम है, क्लास में है कोई हमारी, क्या नाम है आपका, अच्छा महक फातमा याकूब। अब इनका नाम है महक फातमा याकूब। ठीक है, मिसाल है मैं इनको ना क्लास में आवाज़ देना चाह रहा हूँ। ठीक है, या हमारी क्लास के अंदर बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट भी पढ़ती हैं, लड़के भी पढ़ते हैं, मेल स्टूडेंट भी पढ़ते हैं। ठीक है, अब क्लास में दो तीन लड़कियां हैं जिनका नाम महक है और दो तीन लड़कियां हैं जिनका नाम फातिमा है।
ठीक है। अब लेट से मैं बुलाना चाह रहा हूँ क्लास के अंदर, अब इन सब ने क्लास के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है, बट इनके नेम सेपरेट है थोड़े थोड़े। जैसे इनके नाम में आ रहा है महक फातिमा याकूब, एक कोई है महक फातिमा, एक कोई है एक लेट से एक कोई है महक फातिमा, उनके नाम के साथ कोई और चीज़ आ रही है। ठीक है। तो क्या मुझे डिस्टिंक्ट करना है, डिस्टिंक्ट तो चलो मैं कर लूंगा फुल फुल नेम से, लेकिन अगर मैं बुलाना चाह रहा हूँ, मैं कहूँगा जी मैं पूरा नाम लूंगा किसी को बुलाते हुए कि महक फातिमा याकूब आप अपना टेस्ट दें, फिर मैं एक दूसरे को बुलाऊंगा जी महक फातिमा आप अपना टेस्ट दें, फिर मैं एक तीसरी को बुलाऊंगा जी महक फातिमा और फना फना जो भी नाम उनका इसके नाम दें। लेट से मेरी क्लास में 3 तकी नाम के लोग रहते हैं, मेरे 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 खुद एक दो सर्कल के अंदर खुद तकी नाम का एक बंदा है। तो मैं उसको ये कहूँगा भाई तकी साहब जो यहाँ रहते हैं वो इधर आइए, या मैं किसी नाम से बुलाना चाहूँगा। ठीक है। अब जो सेपरेट नाम होगा ना मैं उससे बुलाऊंगा। लेट से इसका नाम महक है, महक फातिमा याकूब है। ठीक है। तो और किसी एक का नाम उसके नाम उनके नाम में भी फातिमा आ रहा है, तो मैं इनको कहूँगा, मैं इनको महक के नाम से बुलाऊंगा, उनको फातिमा के नाम से बुला लूंगा। फेसबुक की बात करते हैं। अब अगर फेसबुक मुझे सैयद के नाम से बुलाए तो पता नहीं कितने सारे सैयद होंगे, लेकिन अगर फेसबुक मुझे तकी के नाम से बुलाए तो वो जनरलाइजेशन के अंदर से थोड़ा सा मैंने क्या किया, उसको मैंने डिस्टिंक्ट किया। मैंने कहा तकी तो कम होंगे ना फेसबुक पर, तकी नाम हर किसी का तो नहीं होता। हाँ सैयद तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन सारे सैयद का नाम तकी नहीं होता। ठीक है। अब फेसबुक मुझे कहे जी रिजवी साहब आप यहाँ पर हैं, पता नहीं कितने सारे रिजवी होंगे, मुझे क्या पता। ठीक है। लेकिन अगर तकी कहेगी ना फेसबुक, मेरा मिडिल नेम है क्योंकि मेरा मेन जो नाम है ना वो तकी है, मैं हूँ सैयद। ठीक है। और रिजवी भी मेरी, हाँ जाहिर है मेरे एंसेस्टर्स की वजह से मेरे नाम में रिजवी है, बट मेरा जो मेन नेम है वो तो तकी है ना। अमूमन ये होता है कि हमारा सर नेम भी होता है हमारे नाम के साथ। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, नेम के साथ डिस्टिंक्ट करते हैं। लेट से करीम आई, मेरी करीम की राइड आई, तो करीम वाला मुझे क्या कहेगा सैयद, यहाँ पे कोई सैयद साहब रहता है भाई, जाहिर मेरे पूरे घर वाले सैयद हैं। तो अगर वो मुझे बुलाएगा कि यहाँ पे कोई सैयद साहब रहता है, तो वो मेरे अब्बू भी आ जाएंगे, भाई भी आ जाएंगे, मेरी बहन अम्मी सब सब सैयद सब आ जाएंगे कि भाई हाँ हमने राइड बुक की है। लेकिन अगर वो कहेगा कि यहाँ पे तकी साहब रहते हैं, क्योंकि मैंने फर्स्ट मिडिल और लास्ट नेम तीनों दिए हैं, वो कहेगा यहाँ पे तकी साहब रहते हैं, तो घर में से सिर्फ मैं जाऊँगा कि हाँ भाई मैंने राइड बुक की है, मुझे जाना है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, नेम्स को सेपरेट लेकर और इनको एक साथ कर देते हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ पे किया। ये वजह होती है। वैसे ये तो सिंपल एक एग्जांपल थी, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम लोग भी ऐसा बनाओ, तुम लोग अपने हिसाब से जो भी चेंज करना चाहो। अच्छा फिर नंबर्स के साथ मैंने बात की कि नंबर्स एक साथ, ये टेक्स्ट तो एक साथ नहीं लिखे जा सकते, तो सर नंबर्स एक साथ लिखे जा सकते हैं। मैंने कहा हाँ यार बिल्कुल लिखे जा सकते हैं, क्यों नहीं। तुम लोगों ने कहा सर चले बना दे, मैंने कहा चलो बना दे। अब एक नंबर्स के लिए भी एग्जाम्पल बना लेते हैं छोटी सी, कि नंबर्स आप किस तरह से साथ में लिख सकते हो। अच्छा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। मैं तेज तो नहीं जा रहा ना। अभी नेम्स के दरमियान गैप नहीं आएगा, नहीं नहीं नेम्स के दरमियान अभी गैप नहीं आएगा, क्योंकि मैं कॉन्केटिनेट करूँ ना एक साथ, इस तरह से नहीं लिख सकता मैं। रिकॉर्ड हो रहा है। मैं जूम से रिकॉर्ड नहीं करता हूँ मैम, मैं ओबीएस एक सॉफ्टवेयर है रिकॉर्डिंग का, स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग का, मैं उससे रिकॉर्ड करता हूँ। मैं जूम से रिकॉर्ड नहीं करता, क्योंकि जूम के अंदर ना ऑडियो वीडियो सब चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं, फिर उनको वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। ये तो बस मिनट्स का काम होता है। अच्छा जी। अ, मिसाल लेते हैं कि मैं इंटीजर्स के साथ काम करना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहीं से सारा डेटा उठाता हूँ और मैं इसी की मदद से ना काम करता हूँ। सबसे पहले तो इस फाइल को सेव कर देते हैं प्रोग्राम 2 के नाम से, प्रोग्राम 2। और अब मुझे इसका भी प्रीव्यू एक मरतबा ओपन कर लेना चाहिए। इसका भी प्रीव्यू मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। ठीक है। फर्स्ट फाइल का भी, अच्छा फर्स्ट फाइल में से ये बग है ना छोटा सा, ये वाली लाइन का, तो ये गलती है, ये सही नहीं है काम, मैं इसको मिटा रहा हूँ इसीलिए। ठीक है। अब ये फाइल सेट हुई है और हम यहाँ सेकेंड फाइल में आ गए। यहाँ से भी हटा देते हैं भाई, जब गलती है तो कहीं भी नहीं करनी चाहिए। अब मैं चाह रहा हूँ एडिशन वगैरह का काम। तुम लोगों ने कहा कि सर आपने 3 नाम तो ऐड कर दिए, लेकिन आप इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमें दिखाएं कि 3 नंबर्स कैसे ऐड होते हैं। ठीक है। मतलब यहाँ पे 3 नंबर्स आने चाहिए, और 3 नंबर्स को मैं कैसे ऐड कर सकता हूँ। तो मैंने कहा यार बहुत आसान है, मतलब कुछ भी नहीं है, ये देखो नंबर 1, ये मैंने किया, इसको मैंने कर दिया नंबर 2, और देन दिस वन इज नंबर 3। ठीक है। तो ये नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 कर दिया। अच्छा फिर इसको भी मैं यहाँ पर
माय नंबर कर रहा हूँ, ठीक है, डिस्टिंग्विश करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला? बहुत सिंपल चल रहा है, अब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? और इस एनजी ऐप को मैं दोबारा से HTML के टैग में ले जाता हूँ ताकि इस डिफ के अलावा भी मैं एंगुलर जेएस को यूज़ कर सकूँ कहीं और, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा से HTML के टैग के अंदर एज एन एट्रीब्यूट यहाँ पास कर देता हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें एनजी वाली जो चीज़ें होती है ना, ये सब एनजी ऐप, एनजी मॉडल, एनजी बाइंड, एनजी सोर्स, एनजी शो, एनजी एनजी हाइड और बहुत सारे डायरेक्टिव्स अभी हम आगे पढ़ेंगे। ये सारे डायरेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। और एज एन एट्रीब्यूट हम इन्हें अपने HTML के टैग्स के अंदर यूज़ करते हैं। मैंने लास्ट टाइम बात की थी कि हम HTML के टैग्स को कस्टमाइज़ करते हैं, तो इस तरह से हम कस्टमाइज़ करते हैं। एनजी मॉडल, ठीक है, एनजी ऐप से मैं HTML के टैग को कस्टमाइज़ कर रहा हूँ, ठीक है। एनजी मॉडल के टैग से मैं किसको कस्टमाइज़ कर रहा हूँ, यहाँ इस डिफ के टैग को मैं, या बॉडी के टैग को, या इनपुट के टैग को बेसिकली मैं कस्टमाइज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, मैं 3 नंबर्स को कर रहा हूँ, तो मैंने भी बताया था कि इनकी टाइप चेंज होकर नंबर हो जाती है। नंबर, इसको मैंने किया सेव, ठीक है। और अब क्या कर सकता हूँ मैं, सिंपली मैं क्या करूँगा, 3 नंबर्स को ऐड करना है मुझे, तो मैं यहाँ पे इसको माय नंबर 1, अब देखना ये 3 नंबर्स ऐड होकर आएंगे वहाँ पे मेरे पास। और ये लास्ट हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ, F5, देखो कोड वगैरह का एरर सब चला गया। अच्छा, ये चेंज भी हो गया ना, ये टेक्स्ट बॉक्स में आ गया, ये देखो नंबर बढ़ गया यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको चेंज करके लिख देता हूँ, ये देखो 10 2, जैसे मैंने 2 लिखा है यहाँ पे तो क्या हुआ, ये 10 12 हो गया। फिर मैं तीसरे वाले में लिखूंगा मजीद 5, तो क्या हुआ, ये 17 हो गया। तो ये 3 नंबर्स मैंने क्या किए, ऐड कर लिए। 10 + 2 12, 12 + 5 कितने होते हैं, 17। नीचे रिजल्ट कितना लिखा हुआ आ रहा है मेरे पास यहाँ पे, नीचे रिजल्ट लिखा हुआ आ रहा है 17। इस तरह मैं क्या कर सकता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स को बाइंड कर सकता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स को मैं कनेक्ट कर सकता हूँ किसके साथ, अपने पैराग्राफ के टेक्स्ट के साथ। अगर मैं पहले की बात करूँ तो पहले क्या होता था, जावास्क्रिप्ट की अगर बात करूँ, जावास्क्रिप्ट में पहले ये वेरिएबल लो, इसको इसकी वैल्यू हम क्या करते थे, पहले वेरिएबल में लेते थे, ठीक है। फिर वेरिएबल में वैल्यू लेने के बाद क्या करते थे, फिर उसको किसी ना किसी तरह से पैराग्राफ के टैग के अंदर हम यूज करते थे, सही है। लेकिन यहाँ पर काम कितना आसान हो गया है, यहाँ पर काम कितना आसान हो गया, यहाँ पे काम इतना ज़्यादा आसान हो गया है कि आप डायरेक्टली अपना डाटा टेक्स्ट बॉक्स से उठाओ और एनजी मॉडल के थ्रू किसी भी टैग के अंदर, हेडिंग का टैग हो, पैराग्राफ का टैग हो, इसका टैग चेंज करना है। ये देखो बहुत आसान है यार, ये देखो। अगर मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहा होता ना, एक IDE होता है, अगर मैं वो यूज़ कर रहा होता ना अभी, तो मैं सिर्फ यहाँ से H1 चेंज करता और मेरा पूरा ही काम चेंज हो जाता है। अभी दिखाता हूँ H1। अब बताओ जावास्क्रिप्ट के अंदर इतना इतना जल्दी, इतना ज़्यादा आप एफिशिएंट काम कर सकते थे, कितनी मेहनत लगती है उसके अंदर। देखो मैंने यहाँ पे लिखा 5, ठीक है, +5 10 हो गया, +5, मैं सिर्फ लिखता जा रहा हूँ और ये पीछे ऐड करता जा रहा है, इतना ज़्यादा फास्ट है, ठीक है। अब मुझे बताएं आप लोग, यहाँ तक प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ तक कुछ समझ में आया है या कोई प्रॉब्लम है अभी भी? यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई? हम्म। H1 मैंने टैग कन्वर्ट किया ना, देखो पहले ये सब कुछ आ रहा था पैराग्राफ के टैग में, ये देखो पहले हम यहाँ पे पी का टैग यूज कर रहे थे, और पी का टैग तुम्हें पता है ना पैराग्राफ का टैग होता है, उसमें टेक्स्ट नॉर्मल, मतलब उसमें टेक्स्ट बड़ा होकर नजर नहीं आता। हेडिंग के टैग से क्या होता है, टेक्स्ट जरा बड़ा हो जाता है, तो इसलिए यानी वो हेडिंग के टैग में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर टेक्स्ट जरा सा
लुक वाइज थोड़ा सा बड़ा नज़र आता है, तो इसलिए मैंने ऐसा किया। कोई ख़ास वजह नहीं है, हाँ बस। ठीक है भाई, किसी और को प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन करना है तो पूछना है। हाँ हाँ बिल्कुल। देखो ये क्योंकि नेम्स है, स्ट्रिंग्स है, ठीक है, और यहाँ पे हम कोई डबल कोटेशन या इस तरह की कोई चीज़ पास नहीं कर सकते, तो इसलिए नेम्स के दरमियान गैप नहीं आता। लेकिन अगर यहाँ पर हम कोई लेट से मैं डॉक्यूमेंट और राइट के अंदर ये लिख रहा होता ना, तो फिर यहाँ पे गैप आ सकता था। लेकिन अभी क्योंकि मैं उस तरह से लिख नहीं रहा, तो इसलिए यहाँ पे गैप नहीं आ सकता। ठीक है। हाँ लेकिन फ्यूचर में मैं तुम लोगों को जब मॉडल्स के साथ काम करना सिखाऊंगा ना, इवन फ्यूचर क्या नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, तो जब मॉडल्स के साथ जब हम काम करना सीखेंगे ना, उसके अंदर मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप इन चीज़ों के दरमियान गैप वगैरह मॉडल के थ्रू जब लाओगे, तो वहाँ पे देखना तुम हम गैप वगैरह को लेकर आ सकते हैं। सही है। अच्छा भाई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। फिलहाल अभी आज के लिए तो हम इसको लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। ठीक है। और बाकी ये कि नेक्स्ट